हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। जो सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके कारण यह क्वेश्चन को साइंस टाइप एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम में दोहराने के चांस बनते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन करा कि सटीक उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए कि खनिज और अयस्क क्या होता है। यानी खनिज और अयस्क को डिफाइन करने के लिए करा विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं खनिज क्या होता है। यानी खनिज मिनरल्स भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों जिनके साथ कुछ औषधियां मिली रहती है, उसी को क्या कहते हैं? खनिज यानी मिनरल्स कहते हैं। ये खनिज तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, जिनके साथ मृदा आदि औषधियां मिली रहती है। ठीक है, यानी खनिज जो है यानी मिनरल्स एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है, यानी भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले एक रासायनिक पदार्थ है जिनके साथ कोई इंप्योरिटीज यानी औषधियां मिली रहती है। और ये खनिज तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और जिनके साथ कई सारे इंप्योरिटीज यानी गंदगियां मिली हुई रहती है। जैसे एग्जांपल के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि आपको सटीक उदाहरण के साथ यहाँ आपको वर्णन करने के लिए कहा रहा है, तो एग्जांपल भी लेना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे कि एग्जांपल ले रहा है ट्रोलाइट यानी FeS जो है ट्रोलाइट कहते हैं इसको। तो ये क्या है? लोहा का खनिज है। जिंकाइट ZnO ये क्या है? जिंक का खनिज है। HGS यानी सिनेवार इसको कहते हैं, तो पारा का ये खनिज है। तो एक तरह से खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूपर पट्टी पर रासायनिक पदार्थ होता है जिनके साथ कई गंदगियां मिली हुई रहती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो अब आपका अगला स्टेप है अयस्क क्या होता है, यानी और। तो जिस खनिज से धातु का निष्कर्ष कम खर्च में सुगमता पूर्वक किया जाता है, उसी क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब देखिए, अयस्क जो है ऐसा खनिज है जिससे धातु का जो एक तरह से निष्कर्षण होता है बहुत आसानी से होता है, कम खर्च में होता है, उसी को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। लेकिन अयस्क जो है खनिज ही है। अयस्क क्या है? खनिज है। प्रत्येक अयस्क खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। ठीक है, प्रत्येक जो अयस्क है वह खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। सभी अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी जो अयस्क हैं क्या होते हैं? सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। वही आपको बताया जा रहा है कि सभी अयस्क जो वह खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अयस्क वही होता है जिससे धातु की प्राप्ति आसानी से किया जाता है, यानी धातु का एक तरह से आसानी से निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि FeS यानी FeS ट्रोलाइट का एग्जांपल लिया जा रहा है। जैसे FeS का खनिज है परंतु अयस्क नहीं है, क्योंकि FeS से लोहा का निष्कर्षण महंगा एवं कठिन है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 से होता है, क्योंकि यहाँ तो हेमेटाइट क्या हो जाएगा? लोहा का अयस्क हो जाएगा। लेकिन FeS भी है, FeS भी क्या है? खनिज है। इसका मतलब इसके साथ ट्रोलाइट भी क्या है? लोहा का खनिज है, लेकिन इसको अयस्क नहीं कह सकते, क्योंकि इससे जो है लोहा आसानी से प्राप्त नहीं किया जाएगा, निष्कर्षण नहीं किया जाएगा, यह कठिन और महंगा है, जिसके कारण ये क्या नहीं कहलाएंगे? अयस्क नहीं कहलाएंगे, लोहा का यानी एक तरह से फेरम का। लेकिन फिर भी वहां जो है Fe2O3 जिसको हेमेटाइट कहते हैं, इससे एक तरह से लोहा का निष्कर्षण और यानी सुगमता पूर्वक आसान तरीके से कम पैसे में कम पैसा खर्चा करके इससे लोहा का निष्कर्षण किया जा सकता है हेमेटाइट से, जिसके कारण हेमेटाइट क्या है? लोहा का जो है अयस्क कहे जाएंगे इसको। तो खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ये आप लोग समझ लिए। अब हम आगे समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क सांद्रण से क्या समझते हैं? अयस्क सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को एक तरह से वर्णन करें, डिफाइन करें। फेन पलवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। फेन पलवन विधि तो काफी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं फेन पलवन विधि क्या होता है। देखिए, अशुद्धियों को हटाकर अयस्क में धातु का सांद्रण बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी अशुद्धि जो भी इंप्योरिटीज लगी रहती है धातु के साथ, उसको एक तरह से हटाने की जो प्रक्रिया होती है सांद्रण बढ़ाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब चलिए सबसे पहला मेथड आपका फेन पलवन विधि, जिसको फरोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए मुक्त करने के लिए सल्फाइड अयस्कों को अब अयस्क से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती रही है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज आपको ये लाइन हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। कभी कभी इसको अल्टरनेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यह विधि जो है फेन पलवन विधि जो है सल्फाइड अयस्कों को अब अयस्क से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती रही है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इससे संग्राही तथा फेन अस्थायीकारी मिला देते हैं। संग्राही जैसे कि तेल हो गया, वसा हो गया, ये सब क्या कहते होते हैं? संग्राही
गैंग होते हैं, ठीक है। तो अयस्क के कणों को अकलेद नियता यानी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और फेन जो है फेन अस्थायीकारी जैसे कि क्रिसोल हो गया, एनिलीन हो गया, फेन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अस्थायित्व ने एक तरह से उसको जो लोकेटेड सिस्टम होता है उसको अस्थायित्व प्रदान करते हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं। अयस्क के कण तेल से जबकि गैंग के कण जो है पानी से भीग जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, अयस्क के कण किससे, तेल से, जबकि जो एक तरह से पानी के कण है वो जल से भीग जाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक लाइन यहाँ हम लिख लिए। तो ये जो घूर्णित होते हैं, घूर्णित क्षेपणी मिश्रण को विलोडित करते हैं एवं उसमें वायु प्रवाहित करती है, फलतः फेन बनता है। यानी क्या बनता है, फेन बनता है, जिससे अयस्क का कण एक तरह हो जाते हैं। फेन हल्का होता है तथा मत निकाल लिया जाता है। इससे अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है। यही होता है आपका फेन पलोन विधि। फेन पलोन विधि किसके लिए अप्लाइड किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए अप्लाइड किया जाता है। इसमें क्या क्या मिलाए जाते हैं, तेल वगैरह मिलाए जाते हैं, वसा वगैरह मिलाए जाते हैं, और अयस्क के कण तेल से चिपक जाते हैं। जबकि गैंग के कण, गैंग किसको कहते हैं, यानी इंप्योरिटी जो भी अशुद्धियां रहती है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग के कण जल से भीग जाते हैं, जल से चिपक जाते हैं। तो यही होता है आपका फेन पलोन विधि, ठीक है, फ्लोटेशन प्रोसेस। अब अगला जो आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक प्रोसेस, ये क्या होता है, देखिए इस विधि में जो यह विधि अयस्क यानी यह विधि अयस्क तथा गैंग में चुंबकीय गुणों में विभिन्नता पर आधारित है। यानी अयस्क में अगर चुंबकीय गुण अलग रहेगा और गैंग में चुंबकीय गुण डिफरेंस रहेगा, अगर दोनों में चुंबकीय गुण सेम रहेगा तो ये फिर विधि वहां अप्लाइड नहीं किया जाएगा। अगर दोनों में चुंबकीय गुण अगर अलग अलग रहेगा, चाहे चुंबकीय गुण अयस्क का अलग होना चाहिए और गैंग का बिल्कुल उसका विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पर आधारित यह मैग्नेटिक प्रोसेस है, यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि है। यदि अयस्क या गैंग दोनों में से कोई एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है तब इस प्रकार का पृथक्करण किया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क चूर्णित अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। अयस्क का चुंबकीय भाग रोलर के पास एकत्रित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण की विधि के लिए कोई भी गैंग हो या फिर अयस्क हो, उनमें से किसी एक का चुंबक की ओर आकर्षित होना बहुत जरूरी है। और दोनों अगर किसी एक का ही, दोनों का नहीं, किसी एक का ही चुंबक की ओर आकर्षित होना बहुत जरूरी है, यानी चुंबकीय गुण उसमें पाया जाना बहुत जरूरी है, तभी यह प्रोसेस वहां अप्लाइड किया जाएगा, मैग्नेटिक प्रोसेस। आगे आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 12, 13, 15, 16, 17 कितना बार पूछा गया, रिपीट किया गया क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित के प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र के सहित लिखिए। यानी निम्नलिखित प्रमुख अयस्कों के नाम सूत्र सहित लिखिए। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मरकरी, और उसके बाद आपको जो है जो एक तरह से मेन धातु है उसका आपको अयस्क का नाम और सूत्र के साथ लिखने के लिए करा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको धातु देंगे, उसके बाद जो है अयस्क का नाम यहाँ है, यह सूत्र है। तो एल्यूमिनियम के धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, इसके अयस्क के नाम बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट आपका फेमस है, बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया। बॉक्साइट के सूत्र क्या है, बॉक्साइट किसका, अयस्क है। ये बॉक्साइट को किसी भी हाल में नहीं भूलना। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क का नाम है बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2। उसके बाद है कैलिनेट, ये फेमस इतना नहीं है लेकिन आपको ये चीज याद रखना है बॉक्साइट के। कैलिनेट जो इसका सूत्र होता है Al2HOH होल 4 Si2O5, ये कैलिनाइट का है सूत्र है। उसके बाद है आपका क्रायोलाइट, ये चीज भी याद रखना। Na3AlF6, ये किसका अयस्क भाई, किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का 3 अयस्क पड़े, पहला अयस्क बॉक्साइट और क्रायोलाइट, ये फेमस अयस्क है, बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कैलिनाइट के बारे में इतना नहीं पूछा जाता। उसके बाद जो आयरन का जो एक तरह से अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3, ये खूब महत्वपूर्ण है, हेमेटाइट। उसके बाद है मैग्नेटाइट Fe3O4, ये भी खूब महत्वपूर्ण है। सीडेराइट FeCO3, ये भी क्या है, आयरन यानी फेरम का क्या है, अयस्क है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसमें भी तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में दोनों तो एग्जांपल के साथ यानी सूत्र के साथ आपको याद रखना है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो आयरन का अयस्क है। बाकी सीडेराइट इतना महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आपको पूछा जरा, आपको बताया जरा कॉपर यानी Cu। तो कॉपर का जो सबसे बड़ा जो अयस्क है वो होता है कॉपर पायराइट्स या कैल्पोपायराइट्स, ये आपका CuFeS2, ये कॉपर पायराइट्स को याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हमें मालाकाइट यानी हरात होता है जिसको कहते हैं CuCO3 CuOH2। उसके बाद है क्यूपराइट लाल यानी CuO, उसके Cu2O। उसके बाद एजुराइट यानी नीला, ये तीनों इसमें महत्वपूर्ण है।
कॉपर पायराइट्स, मालाकाइट और उसके बाद क्यूपराइट। ये इतना पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये इसको इतना रिपीट नहीं किया जाता, फिर भी आप लोग को याद रखना है। एजुराइट यानी नीला, 2CuO3CuOH2, ये क्या है, इस सूत्र है एजुराइट का। आपका अगला जो है कैल्शियम, कैल्शियम का पहला जो है डोलोमाइट, कैल्शियम ना पहला जो है डोलोमाइट, ये आपको याद रखना है क्योंकि डोलोमाइट बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैल्शियम का एस का डोलोमाइट बहुत फेमस है, तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होगा, CaCO3 ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र है। और कैल्साइट CaCO3, उसके बाद है ये कैल्साइट जितना नहीं पूछा जाता जितना डोलोमाइट के बारे में पूछा जाता है, एस के से संबंधित, कैल्शियम का एस के से संबंधित। आपका चौथा है, पांचवा है Hg यानी मरकरी, मरकरी का जो सीने बार हम लोग जानते हैं HgS, और सिलिनेट यानी सीने बार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीने बार किसका है, इसका सीने बार के या फिर सूत्र क्या है, तो ये बहुत फेमस है, लेकिन इतना सिलिनेट इतना फेमस नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग को बता दिया, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, धातु, उसके एस के नाम और सूत्र। तो ये क्वेश्चन मेरा कवर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन। देखिए अगर आपके पास नोट बना हुआ नहीं है तो इसको नोट बनाइए, अगर नोट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको रिवाइजन कीजिए, रिवाइजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिवाइज करके जाते हैं, जो दोबारा पढ़ के जाते हैं, वही बोर्ड एग्जाम में सेटिंग से लिख पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रमुख अयस्कों के नाम सूत्र सहित लिखिए। मैग्नीशियम हो गया, जिंक का हो गया, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद जो है इसके ये सारे के जो है प्रमुख अयस्क के नाम सूत्र सहित आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम का देखते हैं। यहाँ आपको धातु का नाम दिया जा रहा है, यहाँ आपको एस्क का नाम दिया जा रहा है, उसके बाद सूत्र है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के जो एस्क हैं, मैग्नेसाइट हो गया जिसका सूत्र होता है MgCO3, डोलोमाइट हो गया MgCO3 CaCO3, उसके बाद कैसे लाइट हो गया MgSO4 2H2O। ये कैसे डोलोमाइट आपको इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट आपको याद रखना है मैग्नीशियम के अंतर्गत। दूसरा जो है जिंक, जिंक का जो है जिंक का एस्क कौन सा हो गया भाई, जिंक है, जिंक का ब्लेड हो गया ZnS, ये आपको याद रखना, जिंक का ब्लेड ZnS, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। जिंकनेट, उसके बाद कैलेमाइन ZnCO3, ये भी पूछा गया है। जिंकाइट यानी प्रमुख अयस्क के नाम लिखा जाता है, देखिए प्रमुख मतलब जो फेमस सब है वही आपको पूछा जा रहा है, वही आपको बताने के लिए कह रहा है। जिंकाइट हो गया ZnO, ठीक है। उसके बाद ये तीनों आपको याद रखना है जिंक के अंतर्गत। उसके बाद सिल्वर अर्जेंटाइट Ag2S, उसके बाद हॉर्न सिल्वर AgCl, ये दोनों भी आपको याद रखना क्योंकि ये जो हम महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी, यही सब रिपीट किए जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ आप इतना याद रखिए या नहीं रखिए, ये सब में से आप इतना याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हम जो सेलेक्ट कर दिए थे, ये ऊपर वाला लिस्ट में जो सेलेक्ट कर दिए थे, जो ये ब्रैकेट से हम घेर दिए हैं, तो उसको याद रखने का बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सब आपको रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि सब तो आपको पूछ दिए जाएंगे। सिल्वर का हो गया अर्जेंटाइट सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड का जो एक तरह से सिल्वराइट, ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कटावेराइट, ये भी AuTe, लेकिन गोल्ड का इतना एस्क के बारे में नहीं पूछा जाता है, उसको सूत्र के बारे में नहीं पूछा जाता जितना जिंक का सिल्वर और कैल्शियम हो गया। उसके बाद मरकरी, कॉपर, ये सब के बारे में पूछा जाता है, फेरम वगैरह। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा कि सटीक उदाहरण के साथ निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या डिफरेंस होता है निस्तापन और भर्जन में, गलनांक और धातुमल में। तो निस्तापन क्या होता है, चलिए उसको डिफाइन करते हैं। इधर हम लोग निस्तापन लेते हैं, इधर हम लोग भर्जन लेते हैं, रोस्टिंग लेते हैं। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, वायु के सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में संद्रित या फिर संद्रित अयस्क को विघटन के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि औद्योगिक अशुद्धियां अपने उड़नशील ऑक्साइड के साथ बाहर ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यानी साधारणतः इनका उपयोग जो होता है कि इसका, देखिए आपको ये याद रखना जरूरी है, साधारण यानी जनरली जो इनका उपयोग होता है आर्द्र ऑक्साइड, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि Fe2O3H XH2O, ये हो गया आपका ऑक्साइड में बदलने के लिए। इसको आप अगर ऑक्साइड में बदलना चाहेंगे तो Fe2O3 हो जाएगा, उसके बाद XH2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी जॉल जो है वो एक तरह से बाहर निकल जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, निस्तापन वाला फॉर्मूला एक तरह से ये जो अप्लाई किए जाते हैं साधारण, इनका उपयोग आर्द्र ऑक्साइड और कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तन
के लिए किया जाता है। जबकि भर्जन में देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वायु की उपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके द्रव्यमान यानी उसके धातु के द्रव्यमान के कम ताप पर गर्म किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भर्जन यानी जारण भी कहते हैं इसको। यानी वह प्रक्रम जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में पर्जेंट में धातु के द्रव्यमान के कम ताप पर गर्म किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भर्जन यानी जारण कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब औद्योगिक अशुद्धि को अशुद्धि अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसमें किसमें, भर्जन में। जैसे कि एग्जांपल के लिए जरा देखिए, आपको ये याद रखना जरूरी है, ये चीज के इनका जो उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत याद रखना है, ये चीज भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जरा सल्फाइड अयस्क ZnS हो गया, ZnS को अगर ऑक्साइड में बदला जाए यानी तो क्या किया जाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आगे ZnO क्या बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। उसी तरह से PbS Cu2S का एग्जांपल लिया जा रहा है, ये सब क्या है आगे चल के ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, आगे हम चलेंगे। दूसरा जो स्टेप है गलनांक और धातुमल में, हम लोग को एक तरह से डिफाइन करने के लिए कहा कि गलनांक और धातुमल में क्या अंतर होता है। तो गलनांक गालक यानी फ्लक्स, उसके बाद जो है आपका यह है सलेक यानी धातुमल। तो चलिए गालक क्या होता है, फ्लक्स। धातु के निष्कर्ष के लिए यानी निष्कर्षण करने के समय अयस्क में उपस्थित अयस्क यानी गैंग यानी जो औषधियां रहती है को निकालने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, जो भी केमिकल मिलाया जाता है, जो भी ऑयल मिलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स यानी गालक कहते हैं। ठीक है, तो यह अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। अम्लीय गैंग के लिए क्षारीय फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है और क्षारीय गैंग के लिए अम्लीय फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जस्ट उल्टा, अगर अम्लीय गैंग रहेगा तो उसमें क्षारीय केमिकल लगाया जाएगा, केमिकल डाला जाएगा। अगर अम्लीय एक तरह से क्षारीय गैंग रहेगा तो उसमें केमिकल जो है अम्लीय फ्लक्स डाला जाएगा, यानी अम्लीय केमिकल डाला जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब आपका है धातुमल यानी सलेग। ये क्या होता है, देखिए धातु के निष्कर्षण में गैस तथा फ्लक्स के बीच अभिक्रिया जो द्रवणशील पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, शलग कहते हैं। जैसे कि जो भी द्रवणशील पदार्थ बनता है इसमें क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे, शलग कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका गुरुत्व पृथक्करण क्या है। गुरुत्व पृथक्करण क्या है, देखिए अयस्क को चूर्ण कर उसे बहते हुए पानी से धोया जाता है, हल्के अशुद्धि जल से घुलकर अलग हो जाते हैं एवं भारी अयस्क नीचे की ओर बैठ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। ये जो विधि अपनाई जाती है हेमेटाइट के लिए तथा मैग्नेटाइट के लिए, इस विधि से सांद्रित किया जाता है, यानी हेमेटाइट वगैरह मैग्नेटाइट वगैरह जो यानी लोहा का जो अयस्क है इसके लिए अप्लाइड किया जाता है ये विधि। अगला आपका है कि कॉपर के उत्पादन में चालकोसाइट को जारित किया जाता है, ना कि कैल्साइट को। ठीक है, क्यों, ये क्या है, चालकोसाइट जो है, चालकोसाइट का सूत्र क्या होता है भाई, Cu2S, और जबकि कैल्साइट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो चालकोसाइट का जारण करने पर गंधक क्या बनेंगे, SO2 बनेंगे, गैस बनकर निकल जाता है, लेकिन CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। तो यही कारण है एक तरह से कॉपर के उत्पादन में चालकोसाइट का जारित करना। ठीक है, अगला आपका है कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछे जाएंगे तो 2 नंबर के 3 नंबर के नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादा ही नंबर पर, कम से कम 2 नंबर के पूछे जाएंगे कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क भाई, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट का जो सांद्रण किया जाता है इस प्रकार किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क में मुख्य रूप से Fe2O3 औषधि के रूप में मिली हुई रहती है, इसे हॉल विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। जैसे कि Al2O3 Na2CO3 आगे चल के बन गया NaAl2O2 प्लस CO2। ठीक है, ये आपको एक तरह से प्रोसेस है, ये प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, यानी अयस्क का यानी बॉक्साइट के अयस्क, बॉक्साइट जो है बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला आपका प्रोसेस है, अगला आपका क्वेश्चन है कि झाग पलवन विधि यानी झाग पलवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ZnS एवं HgS यानी सल्फाइड अयस्क, तो ZnS एवं HgS जैसे यानी आदि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। तो फेन पलवन विधि में अवनमक यानी अवनमक की क्या भूमिका रहती है, यानी डिप्रेजेंट जो रहता है उसका क्या भूमिका रहती है। यह वह पदार्थ होता है जो झाग पलवन विधि में झाग का निर्माण करता है। क्या करता है अवनमन भाई, झाग पलवन विधि में झाग का निर्माण करता है, यही इसकी भूमिका रहती है। तो टोटल 10 क्वेश्चन कवर किए, सारे यूनिक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो भी इनका नोट बनाए हुए हैं तो उनको नोट बनाने की
की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं हम लोग एक तरह से टिक लगा दिए, ऐसे करके गोला घर लगा दिए, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग का रिवीजन हो चुका, यानी रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग का ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, फ्लक्स क्या होते हैं, स्लैग क्या होते हैं, उसके बाद कैल्सिनेशन और जारण में क्या अंतर होता है, यानी प्रमुख अयस्क और प्रमुख धातु और उसके अयस्क के नाम सूत्र के सहित हम लोग पढ़े। काफी यूनिक क्वेश्चन है आपका। फेन पलोन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, वह सब भी हम लोग पढ़े। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यह आपका मॉडल पेपर में मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिए। देखिए आपका आगे जो है सेंटअप एग्जाम भी होना है और बोर्ड एग्जाम भी काफी नजदीक आ गया है, तो इसलिए आप लोग जमकर के एक तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि थ्योरी अगर कंप्लीट रहेगा और एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कंप्लीट रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के 100% चांस बनते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई टेंशन लेना ही नहीं है अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, अगर आपका एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। यही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएंगे कि अगर यहाँ पूछ दिया जाएगा कि फेन पलोन विधि में किसके अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क, फेरम अयस्क या फिर कुबराइट अयस्क, तो आपको टिक लगाना है सल्फाइड अयस्क। तो यही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएंगे। यहाँ अगर आपका अयस्क से रिलेटेड अगर ये सब आपका फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला एक तरह से याद कर लेते हैं, कौन सा अयस्क कौन सा किसका अयस्क है, कितना धातु का कितना अयस्क है, उसके सूत्र क्या है, ये सब चीज याद रखना बहुत जरूरी है। कैल्सिनेशन जारण आपका याद रखना बहुत जरूरी है। फ्लक्स और स्लैग ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोनों बॉक्सों को याद रखिए, ये दोनों बॉक्सों को किसी हाल में नहीं भूलना। ठीक है, तो रखिए अपने ख्याल। वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपने ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।